बद्रीनाथ जी अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास खड़े थे, जिसमें तुलसी की एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर रखी थी। उनकी आंखें नम थी और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। तुलसी, तुम तो चली गई, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। पर तुम्हारे बिना मेरा यहाँ क्या हाल हो रहा है, तुम देखती तो शायद रो पड़ती। हमारे बेटे आज भी वैसे ही हैं, अपनी अपनी पत्नियों के गुलाम। वो जो कहती हैं वही करते हैं। उनको कोई फिक्र नहीं कि उनका बाप जी रहा है या मर रहा है। कोई हालचाल नहीं पूछना, कोई अपनापन नहीं। उनकी आंखों में आंसुओं की धार पड़ गई और होठ थरथराने लगे। कुछ पल के लिए वो खामोश हो गए, फिर खुद को संभालते हुए बोले, लेकिन तुम फिक्र मत करो तुलसी, तुमने जो मुझसे वादा लिया था मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इतना कहकर वो पास रखी कुर्सी पर धीरे से बैठ गए। तभी अचानक उन्हें खांसी का तेज दौरा पड़ा। उन्होंने पास रखे पानी के गिलास की तरफ देखा, लेकिन उठने की ताकत जैसे बची ही नहीं थी। उधर रसोई में उनकी बहू कविता हलवा बना रही थी। ड्राइंग रूम में उसका पति पारस, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, पिता की खांसी की आवाज सुनकर रसोई की तरफ झांक कर बोला, अरे कविता, आज पिताजी को सरकारी अस्पताल ले जाकर दवा दिला देना। पता है, कल पड़ोस की ममता आंटी मिली थी, कह रही थी कि तुम अपने पिता को दवा क्यों नहीं दिलाते, हर वक्त खांसते रहते हैं। तो कविता ने बिना ऊपर देखे हलवे को चलाते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुमने क्या कहा? तो पारस बोला, मैंने भी अच्छे से जवाब दे दिया कि आपको ज्यादा पता है कि हम अपने पिता को दवा नहीं दिलाते। आप अपने घर का ख्याल रखो और दूसरों के घर में झांकना बंद करो। तभी कविता ने हलवे में काजू डालते हुए कहा, बहुत अच्छा जवाब दिया। और सुनो, ये दवा दिलाने का काम मुझसे नहीं होगा। अपने भाई अंकित को बोलो वही ले जाएं। मुझे तो आज वैसे भी अपने मायके जाना है। कविता का दो टूक जवाब सुनकर पारस नाश्ता करने बैठ गया। तभी पारस का छोटा भाई अंकित भी कमरे में आ गया और टाई को ठीक करते हुए बोला, भाभी मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो, लेट हो रहा हूँ। अगर टाइम से नहीं पहुँचा तो बॉस की बातें आज फिर से सुननी पड़ेंगी। तभी पारस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो सोच रहा था कि तू आज छुट्टी कर ले और पिताजी को अस्पताल ले जाए, लेकिन तू जा रहा है तो रीना को बोल दे कि वो ले जाए। तभी पीछे से रीना की आवाज आई, भैया मुझसे तो आप ये उम्मीद मत रखना, मुझे तो सरकारी अस्पताल के नाम से ही उल्टी आती है। उसकी बात सुनकर पारस ने बिना कुछ कहे आखिरी निवाला लिया और कुर्सी से उठ गया। तभी बद्रीनाथ जी, जो भूख से बेहाल थे, रात को भी उन्होंने ठीक से कुछ खाया नहीं था, धीमे से अपने कमरे से बाहर आए और अपने बेटे की ओर देखते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को है क्या? बहू से बोल देना मुझे भी दे दे, भूख लग रही है। उनकी आवाज में थकावट नहीं, एक उम्मीद थी। लेकिन इससे पहले कि पारस कुछ कहता, रसोई से उसकी पत्नी कविता की आवाज आई, पिताजी खुशबू आई नहीं कि आपको भूख लग जाती है। इस बुढ़ापे में भी आपकी जुबान कितनी चटोरी है। एक पल को घर में सन्नाटा पसर गया। बद्रीनाथ जी ठिठक कर खड़े रह गए। फिर उन्होंने पारस की ओर देखा। शायद बेटे से उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगा, कुछ समझाएगा या बहू को टोकेगा, लेकिन पारस ने अपनी पत्नी की बात काटने की बजाय अपने पिता की तरफ देखकर कहा, पिताजी आप अपनी उम्र का कुछ तो ख्याल कीजिए, और वैसे भी मेरे पास आपकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। इस उम्र में थोड़ा कम खाओगे तो अच्छा रहेगा। ये कहते हुए उसने लैपटॉप अपने कंधे पर डाला और बिना पीछे देखे झट से बाहर निकल गया। अंकित ने भी चाय के 2 घूंट पिए और बिना कुछ बोले उठकर चला गया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक साफ इशारा था कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक पिता वहीं खड़े रह गए, नजरें दरवाजे की तरफ थी। उनका चेहरा एकदम बुझ गया, लेकिन दिल उस रिश्ते की तलाश में था जो शायद इस घर में कहीं बचा ही नहीं था। उसी वक्त रसोई से कविता बाहर आई। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 2 सूखी जली हुई रोटियां और रात की बची हुई दाल थी। कविता ने ससुर के सामने प्लेट रखते हुए कहा, ये लीजिए, कल रात की रोटियां हैं, खराब नहीं हुई हैं, खा लीजिए। अब आपके लिए मैं तवा नहीं चढ़ाऊंगी दोबारा। इतना बोलकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। बद्रीनाथ जी को ये सब सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये तो अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अपमान, तिरस्कार और सूखा व्यवहार, यही था अब उनका जीवन।
इसलिए वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गए, कांपते हाथों से रोटी उठाई और रात की उस दाल को देखा तो उसमें थोड़ी बदबू आ रही थी, लेकिन भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए रोटी के टुकड़े करके उसमें डालने लगे और बस यूं ही खाने लगे, जैसे भूख अब स्वाद नहीं मांग रही थी, बस पेट भरना चाहती थी। रोटी का हर निवाला उनके गले से जैसे सवाल बनकर उतर रहा था। वो मन ही मन सोच रहे थे, क्या यही हाल होता है बूढ़े माँ बाप का? अभी वो खाना खा ही रहे थे कि तभी कविता वापस आई और बोली, ये पानी की बोतल रख दी है, अब मुझे तंग मत करना, और हाँ, ये प्लेट आप धोकर रख दीजिएगा, मुझे झूठे बर्तन सिंक में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद फिर से वही खामोशी छा गई। खाना खत्म करके बद्रीनाथ जी ने कांपते हाथों से प्लेट उठाई और रसोई में जाकर प्लेट और कटोरी दोनों को धोकर एक तरफ रख दी। फिर थके हुए कदमों से अपने कमरे में लौटे। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने गहरी सांस ली। आंखें कहीं दूर देख रही थीं, पर दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि आखिर कैसे मैं तुलसी की आखिरी इच्छा पूरी करूं। सोचते सोचते उनकी आंखें भारी हो गईं और कब उनको नींद आ गई उन्हें पता ही न चला। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो जैसे किसी ने दिल के भीतर से एक जवाब फूंक दिया हो। वो हल्की मुस्कान के साथ तुलसी जी की तस्वीर की तरफ देखकर बुदबुदाए, शुक्रिया तुलसी, चाहे सपने के जरिए ही सही, आखिर तूने मुझे बता ही दिया कि मुझे क्या करना है। अब बद्रीनाथ जी की आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे किसी भारी बोझ को उतारने का वक्त आ गया हो। उन्होंने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से जैसे ही हेलो की आवाज आई तो बद्रीनाथ जी बोले, ऋषि बेटा, जरा घर आ जाना, एक जरूरी काम है। उनकी आवाज में गंभीरता थी और अपनापन भी। ऋषि उनके पुराने दोस्त राजेश जी का बेटा था, जिसे वो बचपन से जानते थे। बद्रीनाथ जी ने सुनीता को पहले ही हिदायत दे दी थी, देख बेटा, मुझसे कोई मिलने आए तो सीधा मेरे कमरे में ले आना। सुनीता उस घर में सफाई का काम करने वाली नौकरानी थी, लेकिन बद्रीनाथ जी के लिए वो बेटी जैसी थी। दोपहर में सुनीता हॉल में डस्टिंग कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने कोट पैंट पहने, हाथ में दस्तावेजों का बंडल लिए एक युवक खड़ा था। सुनीता को देखते ही वो बोला, मुझे बद्रीनाथ जी से मिलना है। उसको देखते ही सुनीता समझ गई और उसे सीधे बद्रीनाथ जी के पास ले आई। बद्रीनाथ जी बिस्तर पर लेटे थे। कमरे में पहुंचते ही ऋषि ने उनके पैर छूते हुए कहा, अंकल, ये क्या हालत बना रखी है आपने? उसकी आवाज में चिंता थी। कुछ नहीं बेटा, बस उम्र का असर है, बद्रीनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा। फिर सुनीता की तरफ देखते हुए बोले, शुक्रिया बेटा, अब तुम जाकर अपना काम करो। सुनीता जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो रीना, जो ये सब देख रही थी, उसने तुरंत सुनीता का हाथ पकड़कर उसे रोका। क्यों रे सुनीता, किसको छोड़कर आई है उस बुड्ढे के पास? कौन था वो? रीना ने सवाल पूछा तो सुनीता ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे मुझे क्या पता कौन है, मुझे तो बाबूजी ने कहा था कि कोई आएगा तो उसे सीधे मेरे कमरे में ले आना, इसलिए मैं छोड़ आई। उसकी बात सुन रीना बोली, अच्छा अब ज्यादा मत बोल और काम कर अपना। सुनीता के जाते ही रीना के चेहरे पर जिज्ञासा की हल्की सी लहर दौड़ गई। कौन आया है उस बुड्ढे के पास और क्या बात करने आया है? उधर ऋषि अंदर कुर्सी पर बैठा तो बद्रीनाथ जी ने कहा, बेटा ऋषि, मैंने तुम्हें यहाँ एक खास काम से बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी संपत्ति के लिए एक वसीयत तैयार करो। ऋषि ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। ठीक है अंकल जी, बताइए आप क्या लिखवाना चाहते हैं अपनी वसीयत में? तो बद्रीनाथ जी ने धीरे धीरे लेकिन साफ शब्दों में अपनी हर बात ऋषि को समझाई और ऋषि अपने ब्रीफकेस से कागज और पेन निकालकर सब कुछ लिखता गया। बद्रीनाथ जी हर शब्द, हर लाइन सोच समझ कर बोलते रहे, जैसे कोई अमानत सौंप रहे हों। कुछ देर बाद ऋषि ने पेन रोका और सिर उठाकर बोला, अंकल जी, आप पूरी तरह पक्के हैं ना? वकील के नाते नहीं, आपके पुराने दोस्त का बेटा हूँ, इसलिए सीधा पूछ रहा हूँ। बद्रीनाथ जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, बहुत सोच समझकर ही ये सब कह रहा हूँ। फिर उन्होंने मेज से एक लिफाफा उठाया और बोले, बेटा, जब सब निपट जाए तब ये उन्हें जरूर देना।
ऋषि ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा खुला और रीना हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए अंदर आई। अरे पिताजी, आपके मेहमान आए हैं और आपने बताया भी नहीं, चाय पानी तक नहीं पूछा। लीजिए, चाय लीजिए। बद्रीनाथ जी अचानक चौंक गए। ये कैसे आ गई? रीना ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी उसकी नजर ऋषि के हाथ में रखी फाइल पर पड़ी। उसने जैसे ही थोड़ा कुछ पढ़ा कि तभी ऋषि ने फौरन फाइल बंद कर दी, जैसे कोई रहस्य बाहर आने से पहले ही कागजों में कैद कर लिया हो। बद्रीनाथ जी समझ चुके थे कि रीना यहाँ सिर्फ ये देखने आई है कि क्या चल रहा है। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया बहू। लो बेटा, तुम चाय पियो। रीना कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर और कुछ न मिलने पर कमरे से बाहर चली गई। बाहर आते वक्त उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे अभी अभी कोई बहुत बड़ा राज हाथ लगा हो। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने तुरंत अंकित को फोन मिलाया और हड़बड़ाकर बोली, आपको पता है पिताजी वसीयत लिखवा रहे हैं और उसमें आपका और भैया का नाम है। अंकित चौंकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता? तो रीना ने उसे सारी बात विस्तार से बताई तो कुछ पल के लिए अंकित खामोश रहा, फिर बोला, पर पिताजी के जाने के बाद तो सब हमारा ही होने वाला है, फिर ये वसीयत क्यों? उसके मन में हल्का सा शक पैदा हो रहा था। तभी रीना ने सहज लहजे में कहा, अरे उन्हें लग रहा होगा कि मेरे जाने के बाद कहीं दोनों बेटे आपस में झगड़ा न कर लें, इसलिए बराबर हिस्सा कर रहे होंगे। अंकित ने फिर पूछा, तुम्हें पक्का पता है ना कि उसमें यही लिखा था कि ये सब हमारे नाम होगा? तो रीना ने आत्मविश्वास से कहा, मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ पाई, पर मेरी बात जैसी नजरों ने ये जरूर पढ़ा। मैं बद्रीनाथ शर्मा पूर्ण स्वस्थ मन और विवेक में ये वसीयत तैयार कर रहा हूँ। इसके तहत अपनी पूरी जायदाद, ये घर और मार्केट की चारों दुकानें अपने दोनों बेटे पारस और अंकित को बराबर हिस्सों में देने की इच्छा प्रकट करता हूँ। बस इतना ही मैंने पढ़ा था। उसके बाद उस वकील ने फटाक से फाइल बंद कर दी। लेकिन इससे तो साफ हो जाता है ना कि ये घर और वो दुकानें हमारे हिस्से में आने वाले हैं। मजा आ गया मुझे तो। फिर बोली, अच्छा आज कुछ अच्छा खाने को लेकर आना, आज मैं बहुत खुश हूँ। रीना की बातें अभी चल ही रही थी और उधर कमरे के अंदर बद्रीनाथ जी और ऋषि का सारा काम हो चुका था। ऋषि ने कागजों को एक बार फिर देखा और बोला, अच्छा अंकल, आप इन कागजों पर साइन कर दीजिए। बद्रीनाथ जी ने बिना हिचकिचाए ऋषि द्वारा बताई गई जगह पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर पेन मेज पर रखकर हल्की सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ को कंधों से उतार दिया हो। ऋषि ने फाइल को सावधानी से समेटा और बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ अंकल जी, अपना ध्यान रखना। तो बद्रीनाथ जी ने सिर हिलाकर उसे आशीर्वाद दिया और वो चला गया। शाम ढलने को आई तो कविता जैसे ही मायके से लौटकर घर में दाखिल हुई तो हॉल में रीना उसे पहले से ही इंतजार करते मिली। रीना ने उसे देखते ही हाथ पकड़कर कहा, अरे दीदी सुनो, आज जो हुआ ना तुम सोच भी नहीं सकती। फिर उसने दोपहर की पूरी कहानी एक एक बात विस्तार से कविता के कानों में उड़ेल दी, जिसे सुनकर कविता की आंखें चमक उठी, होठों पर मुस्कान फैल गई। वो खुश होते हुए बोली, वाह मेरी प्यारी देवरानी, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो कब से यही सोच रही थी कि कहीं पिताजी बिना हिस्सा किए चले गए तो बेवजह हमारे बीच खटास आ जाएगी। आज तो तूने दिल ही खुश कर दिया। वो हंसते हुए उठी और बड़े प्यार से बोली, देख आज पिताजी के लिए स्पेशल पनीर और तेरे लिए मीठी खीर बनाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी आपस में खुशी के रंगों में डूबी हुई थी, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हकीकत क्या है। रात हुई तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, मगर बद्रीनाथ जी अभी भी अपने कमरे में थे। तभी पारस ने बेमन से कहा, कविता तुमने तो कहा था कि आज पिताजी के लिए स्पेशल खाना बनाने वाली हो, क्या हुआ, वो आई नहीं? कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कुर्सी से उठी और उनके कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजा हल्का सा खोला और अंदर जाते हुए बोली, पिताजी चलिए आज आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है। लेकिन बिस्तर पर लेटे बद्रीनाथ जी की आंखें बंद थी, शरीर ढीला, चेहरे पर एक अजीब सी शांति,
जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गए हों। कविता ने पहले उन्हें हिलाने की कोशिश की, फिर घबराकर नाक के पास हाथ ले जाकर सांसें टटोली, लेकिन सांसें थम चुकी थीं। शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। अगले ही पल उसकी चीख ने पूरे घर का सन्नाटा चीर दिया। पारस और अंकित जो डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, चौंक कर दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। क्या हुआ कविता? अंकित ने हांफते हुए पूछा तो कविता का स्वर अब धीमा था। पिताजी अब नहीं रहे। ये तुम क्या कह रही हो? पारस अविश्वास में खड़ा रहा। अंकित झुककर पिताजी की नब्ज और सांसें टटोलने लगा। फिर बहुत धीमे से बोला, भैया भाभी सही कह रही हैं, पिताजी चले गए। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी, लेकिन पारस के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे इस खबर से उसे कोई असर ही ना हुआ हो। तभी रीना ने ठंडी मुस्कान के साथ तीर छोड़ा। आज ही वसीयत साइन किया और आज ही। तभी अंकित ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। फिर पारस ने तुनक कर कहा, अब ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, सैलरी कटेगी वो अलग, और ऊपर से ये खर्चा। अंकित ने पलटकर कहा, भैया कुछ तो शर्म कर लो। पिताजी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी संपत्ति छोड़कर गए हैं और तू ज्यादा मत बन। पारस ने गुस्से से कहा, तूने कौन सा ख्याल रखा था उनका? हर बात पर मुंह बनाकर निकल जाता था। उन्होंने प्रॉपर्टी दी है क्योंकि ये हमारा हक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी कविता बोली, बस करो, अब पिताजी चले गए हैं तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। सबको खबर देनी होगी कि पिताजी नहीं रहे। और हाँ रीना, थोड़ी बहुत रोने धोने की एक्टिंग कर लेना, अपने कमरे में बैठी मत रहना। उस रात को ही उन्होंने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को खबर कर दी और 10 दिन के भीतर सारे क्रियाकर्म पूरे कर अस्थियों का विसर्जन कर दिया। 11वें दिन रविवार था। पारस और अंकित घर पर ही थे। तभी रीना बाहर से लौटी। उसके हाथों में बड़े बड़े बैग थे जिसमें खाने पीने का सामान भरा हुआ था। ये क्या है? अंकित ने हैरानी से पूछा। अरे इतने करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बने हैं हम, पार्टी तो बनती है ना। रीना ने हंसते हुए कहा। तभी अंदर से कविता भी आ गई और बोली, अच्छा किया तू जल्दी आ गई, किसी ने देखा तो नहीं, वरना बातें बनाएंगे कि बाप को गुजरे 10 दिन भी नहीं हुए और ये लोग पार्टी कर रहे हैं। तो रीना ने कहा, नहीं दीदी, किसी ने नहीं देखा, अब चलो हम चारों मिलकर खुशी मनाते हैं। सब ने हामी भरी। म्यूजिक सिस्टम पर धीमे धीमे गाने बजने लगे। हंसी ठहाकों के बीच चारों अपने अपने गिलास में जाम भरने लगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रीना ने पहले अंदर से झांक कर देखा तो चौंक गई और बोली, अरे जल्दी से सारा सामान छुपाओ। फिर जाकर उसने दरवाजा खोला और चेहरे पर झूठी मायूसी के साथ बोली, अरे आप आइए, अंदर आइए। ऋषि अंदर आया और धीरे से बोला, मुझे आपके पिताजी के बारे में पता चला, पर सोचा सारे काम निपट जाने के बाद आपसे मिलूं। तभी पारस ने अनजान बनते हुए कहा, जी बोलिए, किस काम से आए हैं? तो ऋषि ने गहरी सांस लेकर कहा, ये आपके पिताजी की वसीयत है, उन्होंने जाने से पहले इसे बनवा लिया था ताकि उनकी संपत्ति को लेकर कोई उलझन न रहे। चारों की आंखों में चमक आ गई, जैसे भूखे भेड़िए को अपना शिकार नजर आ गया हो। तभी अंकित ने कहा, आइए बैठिए। ऋषि सोफे पर बैठा और अपने बैग से कुछ दस्तावेज निकालकर टेबल पर रखते हुए बोला, ये आपके पिताजी की वसीयत है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो पारस झट से बोला, नहीं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। पर ऋषि बीच में ही बोला, मेरा इसे पढ़कर सुनाना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा कि अब आगे आपको क्या करना है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर अंकित ने कहा, ठीक है आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। ऋषि ने वसीयत खोली और पढ़ने लगा, मैं बद्रीनाथ शर्मा पूर्ण स्वस्थ मन और विवेक में ये वसीयत तैयार कर रहा हूँ। इसके तहत अपनी पूरी जायदाद, ये घर और मुंबई की चारों दुकानें अपने दोनों बेटे पारस और अंकित को बराबर हिस्सों में देने की इच्छा प्रकट करता हूँ। वहां तक सुनकर सबके चेहरे खिल उठे, लेकिन आगे सुनते ही चारों की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन मेरे दोनों बेटों को मेरी सारी संपत्ति हासिल करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। शर्त नंबर 1, मेरे दोनों बेटों में से कोई भी इस पुश्तैनी घर को बेच नहीं सकेगा। शर्त नंबर 2,
घर और दुकान तभी उनके पास रहेंगे जब वे दोनों अपनी माँ की बरसी हर साल पूरे विधि विधान से करेंगे और उसमें कम से कम 20 गरीब लोगों को भोजन कराएंगे। शर्त नंबर 3, ये सारी संपत्ति उनके नाम तभी होगी जब वो मेरे दोस्त राजेश की मंजूरी लेकर आएंगे। राजेश के दस्तखत और मंजूरी के बाद ही ये सारी संपत्ति मेरे बेटों के नाम की जाएगी। अगर किसी भी तरह मेरे बेटे और बहुएं 2 महीने के अंदर राजेश की मंजूरी लाने में असफल रहते हैं तो मेरी ये सारी संपत्ति अनाथ बच्चों और वृद्धाश्रम के नाम कर दी जाएगी। ये सुनते ही पारस भड़क उठा। ये क्या कह रहे हैं आप? अंकित भी उठकर बोला, ये सच नहीं हो सकता। पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब अपने ही घर के लिए किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी हमें। तभी कविता और रीना एक साथ बोली, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो और पिताजी ने ऐसी कोई वसीयत ही ना बनवाई हो। तो ऋषि शांत स्वर में बोला, ये बिल्कुल सच है। आपके पिताजी ने सारे दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। आप इसे किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते। तभी रीना अचानक बोली, और अगर हम आपकी बात न माने तो? उसकी बात सुनकर ऋषि ने दृढ़ आवाज में कहा, तो आपको अगले 5 दिनों में ये घर और सब कुछ छोड़कर जाना होगा। अपने पिता के नाम हुई किसी भी चीज का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। चारों बेटे बहू स्तब्ध थे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। ऋषि ने राजेश जी का पता एक छोटे से पन्ने पर लिखकर उन्हें थमाया और वहां से चला गया। जाते समय उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान थी, जैसे वो भीतर ही भीतर चाहता हो कि ऐसे बेटे बहू को उनके किए की सजा जरूर मिले। उसके जाने के बाद पारस ने कविता और रीना की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हमें किसी अनजान बुढ़े के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। तो कविता ने भी कटाक्ष के साथ कहा, औरतों को ही दोष देना आता है तुम लोगों को? पिताजी को खुश करने का मौका था तब तो तुम सबको अपनी अपनी पड़ी थी। पारस ने खींचते हुए बात को काटा, पुराने हिसाब मत खोलो और सोचो कि आगे क्या करना है। तभी अंकित ठंडे स्वर में बोला, सोचना क्या है, अभी तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कुछ देर तक तकरार ऐसे ही चलती रही। फिर जैसे थक हार कर सबके शब्द खत्म हो गए तो सब अपने अपने कमरे में चले गए और नींद का बहाना करके चुप्पी ओढ़ ली। पर अंदर उमड़ती बेचैनी ने किसी को सोने नहीं दिया। अगली सुबह अंकित ने पारस के कमरे का दरवाजा खटखटाया। पारस ने दरवाजा खोला तो अंकित ठोस आवाज में बोला, भैया अब और कोई रास्ता नहीं बचा। हमें उस राजेश के पास जाना ही होगा और हर हाल में अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी होगी। पारस ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, मैं और कविता भी पूरी रात यही सोचते रहे। तुम दोनों भी तैयार होकर आओ, हम भी आ रहे हैं। कुछ देर में चारों राजेश जी के घर जाने के लिए निकल पड़े। करीब 7-8 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद जगह जगह लोगों से रास्ता पूछते हुए वो आखिरकार राजेश जी के घर पहुंच ही गए। दरवाजा खोलते ही राजेश जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पारस और अंकित एक पल के लिए जैसे ठिठक गए। कविता ने हल्का सा झुककर पारस के कान में कहा, देखो जी, ज्यादा टाइम मत लेना। इसको पैसों का लालच देकर मंजूरी ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि पारस कुछ कह पाता, राजेश जी की आवाज आई, आज से तुम सब लोग अगले 25 दिन तक यहीं रहोगे। आपको मेरे तरीके से रहना होगा और जो मैं कहूँगा वही करना होगा। अगर मेरी एक भी बात टालने की कोशिश की तो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे। और याद रहे, मुझे पैसों के लालच से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिता बद्रीनाथ जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी ये आखिरी इच्छा मैं हर हाल में पूरी करूंगा। कुछ पल तक राजेश जी उन्हें घूरते रहे, फिर ठंडे स्वर में बोले, तुम लोगों के लिए कमरा तैयार है। थक गए होगे, जाओ आराम करो। रात को खाने के लिए ठीक 8 बजे नीचे आ जाना, वरना खाना नहीं मिलेगा। उनके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि चारों के चेहरों पर हैरानी और नाराजगी साफ झलक रही थी। कमरे में पहुंचते ही कविता और रीना अपने गुस्से पर काबू न रख सकीं। कविता ने गुस्से से कहा, ये कहाँ फंस गए हम? तुम्हारे पिताजी ने मरने के बाद भी हमें चैन नहीं लेने दिया। रीना भी झुंझलाकर बोली, और ये बुढ़ा पता नहीं खुद को क्या समझता है, चेहरे से ही इतना गुस्से वाला लगता है। तभी पारस भी बोला, और नहीं तो क्या, ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हम मेहमान नहीं कोई कैदी हैं।
अंकित सर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। फिर थकी हुई आवाज में बोला, अभी बहुत थकान है, तुम तीनों परेशान मत करो, सोने दो। और हाँ, 8 बजे नीचे चलना, वरना खाना नहीं मिलेगा। रात को ठीक 8 बजे वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो राजेश जी ने कहा, नीचे बैठ जाओ। रीना हैरानी से बोली, नीचे क्यों? यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है क्या? मैं तो टेबल पर बैठकर खाऊंगी। तभी सबकी नजरें अचानक उसकी तरफ घूम गईं। तो राजेश जी ने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ नीचे बैठकर ही खाते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम अभी अपने घर जा सकती हो। कविता ने तुरंत बीच में ही कहा, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं बैठ जाते हैं। सब नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में राजेश जी ने खाना परोसा। एक कटोरी पानी जैसी दाल, ठंडी सूखी जली हुई रोटियां। ये देखकर पारस के चेहरे का रंग बदल गया। ये कैसा खाना है? मुझे नहीं खाना, मैं बाहर से खा लूंगा। वो गुस्से में खड़ा हो गया। अंकित भी उठते हुए बोला, आपने हमें क्या समझ रखा है? हम कोई भिखारी नहीं जो ऐसा खाना खाएंगे। राजेश जी बिना घबराए अपनी जगह बैठे रहे और आराम से अपना खाना खाते रहे। उनकी थाली में ताजा गर्म रोटियां और पनीर की सब्जी थी। ये देखकर उन दोनों भाइयों का गुस्सा और भड़क उठा। राजेश जी ने शांत लहजे में कहा, खाना है तो खाओ, वरना दरवाजा खुला है, जा सकते हो। लेकिन याद रखना, मेरी इजाजत के बिना एक कदम भी यहाँ से बाहर रखा तो अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे। रीना चिल्लाई, अरे आप देखिए तो सही, ये दाल से ज्यादा पानी है और रोटी बासी और जली हुई। ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? तो राजेश जी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, खाते हैं लोग और जीते भी हैं। मेरा एक दोस्त था बद्रीनाथ, 2 बेटे और बहुएं होने के बावजूद भी दिन में एक बार भी ढंग का खाना नसीब नहीं होता था उन्हें। ये सुनकर उन चारों की नजरें झुक गईं। तभी राजेश जी ने फिर से कहा, अब तुम लोग या तो खाओ या सो जाओ, लेकिन सुबह 7 बजे सब नीचे आ जाना, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। पारस का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वो बिना कुछ खाए ऊपर चला गया। अंकित, रीना और कविता भी जाने ही वाले थे कि पीछे से राजेश जी की आवाज आई, 1 मिनट, ये जो खाना रखा है ये नहीं खाना तो बाहर कुत्तों को खिला दो और प्लेट ग्लास अच्छे से धोकर रखना, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी अंदर ही अंदर दांत पीसते हुए अंकित ने खाना एक थैली में डाला और बाहर चला गया। उधर रीना रसोई में बर्तन धोते हुए बोली, जेठानी जी, लगता है ये इतनी आसानी से हमारा हक नहीं देगा। मुझे तो इतनी भूख लगी है और वो बूढ़ा सारा पनीर अकेले खा गया। कविता ने उसे दिलासा दी, तू चिंता मत कर, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, पर आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। तभी अंकित आया और बोला, मैं ऊपर जा रहा हूँ, और हाँ, भैया का मूड खराब है तो कोशिश करना और ऊपर अपनी चिकचिक बंद रखना। कुछ देर बाद कविता और रीना भी बर्तन साफ कर ऊपर चली गईं। रात गहरी हो रही थी। जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुई, पारस का गुस्सा फट पड़ा। वो चिल्लाकर बोला, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने पिताजी को ठीक से खाना दिया होता या उनका ध्यान रखा होता तो हमारे साथ आज ये सब ना होता। पूरे दिन से हमने कुछ नहीं खाया और अब रात को भी। तभी कविता भी नाटकीय अंदाज में बोली, वाह वाह, सारी बुराई का ठीकरा मेरे सिर पर फोड़ दिया। अरे, खुद कभी आपने अपने पिताजी की इज्जत की थी क्या? अगर कभी उनकी तबीयत का ध्यान रख लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अंकित और रीना उन्हें देख रहे थे, पर ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अंकित धीरे से बोला, भैया, अभी इन सब बातों पर झगड़ने से कोई फायदा नहीं, हमें सो जाना चाहिए। सुबह 7 बजे तैयार होकर नीचे पहुंचना है, पता नहीं कल कौन सा नया पहाड़ टूटेगा। पारस ने सहमति जताई और चुपचाप सो गया। कविता भी मुंह टेढ़ा करते हुए चुपचाप रीना के साथ बिस्तर पर जाकर लेट गई। अगली सुबह चारों ठीक 7 बजे नीचे उतर आए। राजेश जी पहले से ही कुर्सी पर बैठे थे। उन्हें आते देख वो बोले, क्या बात है, एकदम समय पर आ गए। काश इतने आज्ञाकारी पहले होते तो ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। चारों की नजरें शर्म से झुक गईं। तो राजेश जी ने कहा, चलो सीधा काम की बात करते हैं। तुम्हें पता है, मेरी मंजूरी के बिना तुम्हारे पिता की जायदाद तुम्हें नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें मंजूरी दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 2 काम पूरे करने होंगे। अगर तुमने ये काम बिना चोरी और हेराफेरी के कर दिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी खुशी खुशी दे दूंगा।
लेकिन अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि तुम लोगों ने किसी भी तरह की बेईमानी की तो समझ लो पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। अंकित और पारस हैरानी से बोले, सारी प्रॉपर्टी? पर हमारा तो अलग अलग हिस्सा है ना। तभी राजेश जी बीच में ही बोल पड़े, हिस्सा चाहे अलग हो, भाई तो एक ही हो ना, इसलिए तुम चारों में से कोई एक भी फेल हुआ तो किसी को भी उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? चारों के चेहरे से पसीना बहने लगा, पर अब उनके सामने और कोई चारा नहीं था सिवाय राजेश जी की हर बात का पालन करने के। इतने में राजेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसी के साथ तुम्हारा पहला इम्तिहान शुरू होता है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर एक वृद्धाश्रम है। मैंने वहाँ तुम्हारे आने की सूचना दे दी है। आज से तुम पूरे 20 दिनों तक वहीं रहोगे। बुजुर्ग माता पिता की सेवा करोगे, उन्हें नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब करोगे, और बिना किसी शिकायत और काम चोरी के। अगर तुम में से एक भी इस काम में असफल रहा तो तुम्हें पता है फिर क्या होगा। तो चलो अभी निकलो वरना लेट हो जाओगे। पारस ने सारी बातें सुनकर झल्ला कर कहा, लेकिन हमें इस काम का कोई अनुभव नहीं है और दूसरों की सेवा हम क्यों करें, हम आपकी सेवा कर सकते हैं। अंकित भी बोला, आप जो कहेंगे हम करेंगे, पर 20 दिन तक वहां जाकर रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। कविता और रीना चुपचाप खड़ी रहीं। तभी राजेश जी ने ठंडे स्वर में कहा, भगवान की दया है कि मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं, मैं सब खुद कर सकता हूँ। और मैंने कब कहा कि तुम्हारे पास कोई चॉइस है? तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी चाहिए तो जाओ और जो कहता हूँ वो करो और फिर ले जाओ अपनी प्रॉपर्टी। दोनों भाई कुछ कह न सके और अपनी अपनी पत्नियों के साथ चुपचाप घर से जाने लगे। तभी राजेश जी ने कहा, और हाँ जल्दी जाओ, वहाँ एंट्री नहीं मिली तो कंगाल के साथ साथ बेघर भी हो जाओगे। ये सुनकर चारों की हवाइयां उड़ गईं और फिर चारों जल्दबाजी में रिक्शा लेकर वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वो चारों वृद्धाश्रम पहुंच गए। अंदर गए तो एक बुजुर्ग महिला तुलसी के पास दीपक जला रही थी। वो चारों आगे बढ़े और एक बुजुर्ग से पूछा, अंकल स्टाफ रूम किधर है? तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए छड़ी से इशारा किया। चारों वहां पहुंच गए। अंदर गए तो उन्हें शिवानी मिली जो वहां की मैनेजर थी। उसने देखते ही कहा, आओ, राजेश जी ने मुझे बताया था कि तुम लोग आने वाले हो। उसने समय बर्बाद न करते हुए चारों को उनके काम सौंप दिए। अंकित, तुम्हारा काम रहेगा हमारे यहाँ के सारे बुजुर्गों को सैर कराना और उनकी सेहत का ध्यान रखना। फिर उसने पारस की तरफ देखते हुए कहा, पारस, आपको उन लोगों का ध्यान रखना है जो खुद से अपनी जरूरत और रोजमर्रा के काम करने में असमर्थ हों, जैसे उन्हें नहलाना, उनकी देखभाल करना और उनकी दवाइयों व खाने पीने का ध्यान रखना। और तुम दोनों, कविता रसोई में खाना बनाने में मदद करोगी और रीना तुम सबके बिस्तर साफ करोगी, झाड़ू पोंछा का ध्यान रखोगी। ये सुनकर रीना को तो जैसे चक्कर आ गया। हे भगवान, इतना सारा काम मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया, मैं कैसे करूंगी? इधर कविता अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। चलो अच्छा है, खाने पीने का काम मिला, बच गई किसी बुजुर्ग की गंदगी साफ करने से। पारस ने जल्दी से कहा, ये क्या, पूरे आश्रम का काम हमें ही दे दिया और कोई नहीं है यहाँ? तो मैनेजर ने कहा, अभी तो कुछ भी काम नहीं दिया है, और हाँ, मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। मुझे सब पता है तुमने अपने पिता के साथ क्या किया है, इसलिए कम से कम इन कामों को अपनी गलती का प्रायश्चित समझो और मन लगाकर काम करो। कोई भी काम चोरी करने की सोचना भी मत, मेरी नजर तुम चारों पर ही रहेगी। ये सुनकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर ही अंदर उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर हम कहाँ फंस गए हैं? काश पिताजी की ही सेवा कर ली होती। मैनेजर शिवानी वहां से चली गई। उसके जाते ही अंकित धीरे से बोला, भैया, अगर पिताजी की सेवा की होती तो ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। पारस उसे डांटते हुए बोला, तू चुप कर। तभी मैनेजर शिवानी वापस आ गई और बोली, और हाँ, खाना पीना तुम्हें बाकी सबकी तरह ही मिलेगा। यहाँ किसी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं होता, इसलिए जो है उसी में गुजारा करना सीख लो। तभी कविता ने धीमे स्वर में कहा, वो हम सुबह नाश्ता नहीं कर पाए थे तो अब कब मिलेगा? तो शिवानी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मेरी गलती थी? रोज सुबह 6 बजे नाश्ता मिलता है, आओगे तो मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। पारस ने माथे पर हाथ मारते हुए ताना मारा। वाह, बहुत बढ़िया है। मैनेजर ने जाते जाते फिर रुक कर कहा, और हाँ,
जाने से पहले अपना फोन और पर्स यहीं जमा कर देना। तो पारस ने चौंक कर पूछा, क्यों? ये वृद्धाश्रम है या जेल? कैदियों जैसा व्यवहार कर रहे हो हमारे साथ। मैनेजर शिवानी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये जेल है तो तुम अभी छोड़कर जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी। और पर्स और फोन इसलिए कि कहीं बाहर जाकर तुम कुछ खा न लो। पारस एकदम थम गया। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद चमक उठी हो। उसके कानों में अपनी वही आवाज गूंजने लगी, अरे पिताजी, क्या करेंगे आप फोन और पर्स रखकर? ज्यादा जीभ चटोरी हो गई है आपकी। घर में जो मिल रहा है खा लीजिए और ये फोन और पर्स इधर दीजिए। वो एक पल के लिए सुन हो गया। उसके गले में कुछ अटक गया, जैसे अपने ही अतीत ने उसका रास्ता रोक लिया हो। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम में लग गए। रीना सफाई करते करते धीरे धीरे रो रही थी। पारस बुजुर्गों को खाना खिलाने और नहलाने धुलाने में जुट गया। अंकित सभी को सेहत के लिए व्यायाम कराने चला गया। उधर कविता बेहद खुश थी। वो रसोई की तरफ जाते हुए हंस रही थी। अरे वाह, सिर्फ खाना ही तो बनाना है, वो तो मैं घर पर रोज बनाती थी। आज माँ की दी हुई शिक्षा काम आ रही है, शुक्रिया मेरी माँ। पर जैसे ही उसने भंडार कक्ष के अंदर झांका, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। सैकड़ों किलो अनाज और सब्जियों का अंबार देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने हकलाते हुए पूछा, यहाँ एक बार में कितने लोगों का खाना बनता है? तभी अंदर काम कर रही एक कर्मचारी ने बिना रुके हुए कहा, एक बार में करीब 250 लोगों का। और हाँ, तुम आज नई हो, ध्यान से काम करना। बिना पूछे कुछ किया तो शिवानी मैडम निकाल देंगी। बुजुर्गों का खाना है, बहुत ध्यान से बनाना होगा। कविता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, अब ज्यादा ज्ञान मत बांटो। दोपहर का वक्त हो चुका था। कविता और रीना दोनों खाना खा रही थीं। तभी सामने से पारस और अंकित आ गए। पारस ने ताना मारा, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं कि पति आ जाए तो खाना खा लें, लेकिन नहीं, मैडम जी तो आराम से ठूस रही हैं। कविता ने तिरछी नजर से देखा मगर कुछ कहा नहीं। अंकित और पारस दोनों अपना अपना खाना लेकर बैठ गए। तभी रीना ने रोने जैसी शक्ल बनाकर अंकित से कहा, चलो न यहाँ से, मैं नहीं सह पाऊंगी। मैंने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया और यहाँ कितना झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। प्लीज मुझे ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तो कविता ने मुंह में कौर भरते हुए कहा, सोचना भी मत, तुम दोनों यहाँ से चले गए तो काम पूरा नहीं होगा और तुम्हारे चक्कर में हम भी बेघर हो जाएंगे। फिर क्या सड़क पर रहेंगे? तभी रीना ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी अपने पति के साथ, पर ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो अंकित ने शांत स्वर में समझाया, देखो रीना, अभी हम खुदगर्ज नहीं बन सकते। ये हमारी जिंदगी का सवाल है और पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे मायके में नहीं बिता सकता। रीना मुंह फुलाकर चुप हो गई। पारस ने थकान भरे स्वर में कहा, आधा दिन बिताना मुश्किल हो गया है यहाँ, पता नहीं 20 दिन कैसे कटेंगे। अंकित ने जवाब दिया, भैया कम से कम खाना तो अच्छा मिल रहा है, उसका शुक्र मनाकर काम कर लेते हैं और फिलहाल के लिए चुपचाप खाना खा लेते हैं। दोनों भाइयों ने फिर खाना शुरू किया, जैसे पता नहीं कितने दिनों से भूखे हों। थोड़ी देर बाद चारों अपने अपने काम पर निकल पड़े। पहला दिन जैसे तैसे कट गया। पूरे दिन भाग दौड़ से सब इतना थके थे कि बिस्तर पर जाते ही सो गए। धीरे धीरे दिन अपनी रफ्तार से गुजरने लगे। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। एक दिन सुबह 7 बजे अंकित की आंख खुली तो चौंक कर उठा तो देखा पारस भी सो रहा है। कमरे में एक भी कर्मचारी नहीं था। उसने झट से पारस को जगाया, भैया उठो, 7 बज गए। पारस भी झटके से उठा और बोला, अरे जल्दी चलो वरना खाना नहीं मिलेगा। दोनों दौड़ते हुए कैंटीन पहुंचे तो देखा लोग अभी भी खा रहे थे। उन्होंने चुपचाप प्लेट उठाई और काउंटर पर नाश्ता लेने पहुंचे। लेकिन तभी वहां खड़े कर्मचारी ने कहा, सॉरी समय खत्म हो चुका है, अब दोपहर को खाना मिलेगा। पारस भड़क कर बोला, ऐसा क्यों, बाकी सब तो खा रहे हैं। कर्मचारी ने गुस्से से कहा, बाकी सब समय से आकर खाना ले चुके हैं, आप जाइए अपना काम कीजिए। पारस उसे और कुछ कहने ही वाला था कि अंकित ने उसे बीच में ही रोक दिया, छोड़िए भैया चलिए। दोनों खाली पेट ही अपने अपने काम पर लौट गए। उधर रीना आज फिर रोते रोते पोंछा लगा रही थी। तभी बिस्तर पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, अरे अरे वहाँ साफ नहीं किया तूने, कितनी गंदगी है, एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। रीना तिरछी नजरों से देखते हुए ठंडी आवाज में बोली, अम्मा
आप भी मजे ले रही हो मेरे? पर ले लो, मेरे ही बुरे कर्मों की सजा है जो यहाँ आकर काम करना पड़ रहा है। अगर पिताजी को एक वक्त का खाना दे दिया होता तो आज मैं इस पागल खाने में नहीं होती। कहते कहते वो रोने लगी तो बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, मैं तेरा मजाक क्यों उड़ाऊंगी बेटी, तू तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो बस अपनी बहू की एक्टिंग कर रही थी, देखना चाह रही थी कि कैसा लगता है। वो भी मुझसे सफाई करवाते वक्त ऐसा ही कहती थी। रीना अचानक चुप रह गई। अम्मा, आपसे सफाई? आप तो बहुत कमजोर लग रही हैं। अम्मा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे मैं हमेशा ऐसी ही थोड़ी थी। जब मेरे बेटे की शादी हुई तब मैं हट्टी कट्टी थी, फिर मेरी बहू आई तो उसी के गुणगान गाने लगे सब। माँ को तो जैसे घर में पड़ा कचरा समझ लिया। धीरे धीरे मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया। अब मैं घर की मालकिन से नौकरानी कब बन गई मुझे पता ही न चला। मेरी बहू तो कभी कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी तो बस मुझसे पोछा लगवाने के लिए। धीरे धीरे इन बूढ़ी हड्डियों में पोछा लगाने की भी ताकत नहीं रही। बस फिर फेंक दिया मुझे बीच सड़क पर। रीना की आंखें नम हो गईं। वो कुछ और कहती उससे पहले ही शिवानी आ गई और बोली, यहाँ खड़े रहने को काम कहती हो तुम? रीना ये सुनकर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अंकित एक बुजुर्ग व्यक्ति को व्हील चेयर पर बिठाकर बगीचे में घुमा रहा था। पहले कुछ दिन तो उसका ध्यान बस अपना पेट भरने और प्रॉपर्टी पर था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जैसे बदल गया। आज वो अपने चारों तरफ देख रहा था। इतने सारे वृद्ध माता पिता अपने बच्चों से दूर, कोई अपने ही बच्चों द्वारा यहाँ छोड़ा गया तो कोई सड़क पर लावारिस मिला। ये देखकर अंकित को अपने पिता बद्रीनाथ जी की याद आ गई। उसने सोचा, पिताजी भी दो बेटों के होते हुए भी एक ढंग की जिंदगी नहीं जी पाए। अंकित का दिल भारी हो गया कि काश पिताजी से आखिरी समय मिल पाता। पारस और कविता के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उन्हें याद रह जाए। वो बस अपना अपना काम कर रहे थे ताकि उन्हें उनका हिस्सा मिल जाए। वहीं अंकित और रीना रात को सो नहीं पा रहे थे। बार बार उनके दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। पिताजी का चेहरा, उनके अकेलेपन की वो तस्वीर जो चुपचाप सब सह लेते थे। थोड़ी देर बाद अंकित उठकर बाहर निकला तो उसने देखा रीना भी बाहर ही खड़ी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा तो रीना बोली, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। चलो बाहर गार्डन में टहलते हैं। दोनों धीरे धीरे बगीचे की तरफ चल पड़े। तभी रीना ने कहा, अंकित, हमने सच में पिताजी के साथ बहुत गलत किया। पता नहीं मैं इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई। मैंने तो सोचा था कि भाभी सब संभाल रही हैं और पिताजी तुम्हारे हैं तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन मैं भूल गई थी, वो सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी पिताजी थे। अगर हमने उन्हें थोड़ा सा भी प्यार दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होते और खुश भी। अंकित ने रीना का हाथ और कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रीना की तरफ देखकर कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है रीना। एक बेटे का फर्ज मुझे पता होना चाहिए था, पर मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा और उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। काश पिताजी से उनके आखिरी वक्त में मिल पाता और उनसे कह पाता कि मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू थे। कहीं ना कहीं दोनों को एहसास हो चुका था कि अपनी अव्यवस्था और लापरवाही के चक्कर में उन्होंने जो खोया है वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। पछतावे और खामोशी से भरी उस रात ने जैसे हमेशा के लिए उनके दिल पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। अगले दिन सुबह पारस नींद से उठा और लंबी उबासी लेते हुए बड़बड़ाया, बस 5 दिन और फिर इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। कहीं ना कहीं कविता के दिल में भी यही ख्याल आ रहे थे, कैसे जल्दी से 20 दिन पूरे होंगे और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाऊंगी। बड़बड़ाते हुए वो रसोई में जा ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर उसके कदम वहीं छिटक गए। उसने मुड़कर देखा तो अम्मा का हाथ जला हुआ था। वो अपनी दूसरी सहेली से बता रही थी कि एक दिन बहू अपनी सहेलियों के साथ आई, मुझे चाय बनाने को कहा, लेकिन जब मैंने चाय बनाई तो गलती से चीनी ज्यादा हो गई और फिर गुस्से में उसने गर्म चाय मेरे हाथों पर डाल दी। उनकी बातें सुनकर कविता के भीतर जैसे कोई तूफान उठ गया। उसकी आंखों के सामने अपनी सास का चेहरा आ गया। कभी उसने भी तो बिना सोचे समझे अपनी सास के साथ कठोर व्यवहार किया था, कई बार बातों से उन्हें अपमानित किया था। उस पल कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उधर पारस स्नान घर में पहुंचा तो उसके सामने एक बुजुर्ग, दुबले पतले, कमजोर बाबा खड़े थे।
उनके हाथ कांप रहे थे। वो मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। पारस ने कहा, बाबा हाथ ऊपर कीजिए, मैं आपके कपड़े उतार देता हूँ। तो बाबा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा मैं अपने आप हाथ ऊपर नहीं कर सकता, ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह पाता। तो जैसे ही पारस ने बाबा के कंधों को सहारा दिया, उसके जहन में अचानक अतीत की एक पुरानी तस्वीर उतर आई। उसे अपने पिता बद्रीनाथ जी की वो बात याद आ गई। एक दिन उन्होंने कहा था, बेटा बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ, आज रविवार है, तेरी छुट्टी है, क्या तू मुझे नहला देगा? तो पारस अखबार के पन्ने पलटते हुए चिढ़कर बोला, मैं आपका नौकर नहीं बैठा हूँ यहाँ, खुद नहा लीजिए, मुझे ऐसे काम के लिए टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रह गए थे। उस दिन को याद कर आज पारस की आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले। वो मन ही मन सोच रहा था, काश उस वक्त पिताजी की तबीयत का ख्याल किया होता तो आज वो हमारे साथ होते। उन चारों को अब अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। खैर धीरे धीरे समय बीता तो उनके 20 दिन पूरे हो गए। आखिरी दिन शिवानी ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया और उनके फोन और पर्स उनके सामने रखते हुए बोली, इस आश्रम में तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है, तुम सबने अच्छा काम किया। तो पारस और कविता के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई, लेकिन अंकित और रीना कुछ बदले बदले लग रहे थे, मानो उन्हें यहाँ से जाने का अफसोस हो या फिर कुछ खो देने का डर। थोड़ी ही देर बाद चारों राजेश जी के घर की ओर निकल पड़े। करीब आधे घंटे बाद वहां पहुंचे तो राजेश जी आंगन में कुर्सी पर बैठे थे। सामने मेज पर कागज पत्र रखे हुए थे। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, उन्होंने कहा। तुम चारों ने अपना पहला काम सफलतापूर्वक कर लिया है, मुझे कोई शिकायत नहीं। फिर उन्होंने थोड़े कठोर स्वर में कहा, बिना समय बर्बाद किए ये लो तुम्हारा दूसरा काम। तभी कविता बोली, हम अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम तो कर लें। तो राजेश जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर मैंने साइन नहीं किया तो सड़क पर आराम ही आराम करने को मिलेगा, इसलिए ज्यादा चिक चिक मत करो। उन्होंने 4 पेपर और पेन उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह है तुम्हारा दूसरा और आखिरी काम, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन में तुम्हें ये पन्ना भर कर लाना है। तभी अंकित ने पूछा, लेकिन इसमें लिखना क्या है? तो राजेश जी ने उन्हें समझाया, तुम्हें अपने पिताजी की ओर से खुद को एक खत लिखना है। इसमें वो सब होना चाहिए जो तुम्हें लगता है कि वो जाने से पहले तुम्हें कहना चाहते होंगे। तुम्हारे बारे में वो क्या सोचते होंगे, तुम्हारे साथ बिताई उनकी कौन सी अच्छी याद होगी और तुमसे विदा लेते समय वो क्या शब्द कहते, वो सब कुछ इसमें लिखना है। 2 दिन में अगर तुमने ये काम पूरा कर लिया तो मेरी मंजूरी के साथ तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम में से एक ने भी ये पन्ना नहीं भरा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, ये मत सोचना कि झूठी बातें लिख दोगे और मैं मान लूंगा, मुझे सब पता है कौन कितने पानी में है। अब जाओ यहाँ से। वो चारों अपने अपने पेन और पन्ने लेकर कमरे में पहुंचे तो कविता कमरे में पहुंचते ही आराम से लेटकर फोन चलाने लगी। अंकित और रीना अभी भी इस नए काम को लेकर सोच में डूबे थे। पारस आते ही किसी से फोन पर बातें करने लगा। तभी अंकित बोला, भाभी हमें लगता है हमें अभी से खत लिखने पर ध्यान देना चाहिए। तो कविता ने लेटे लेटे जवाब दिया, अरे देवर जी चिंता मत करो, अभी 2 दिन है, एक खत लिखना कौन सा मुश्किल है, 10 मिनट में हो जाएगा। तभी पारस ने कहा, अगर 10 मिनट में हो जाएगा तो क्यों ना अभी लिख दें और जल्दी निकल लें। कविता को भी ये बात ठीक लगी। उसने फटाक से कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो चलो लिखते हैं। और फिर चारों ध्यान से अपने अपने खत लिखने के लिए बैठ गए। चारों के सामने कागज और कलम थे, लेकिन उनमें से कोई भी अब तक एक शब्द भी नहीं लिख पा रहा था। पारस जो मन ही मन महसूस कर रहा था कि उसने अपने पिता के साथ जो व्यवहार किया वो सही नहीं था। कागज को दिखता रहा, वो सोच रहा था, मैं पिताजी की जगह आकर खुद को खत लिख रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं लिख पा रहा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। क्या उन्हें याद होगा कि उनके आखिरी समय में मैंने उनके साथ क्या किया था। उसने हिम्मत करके लिखना शुरू किया, मेरे प्रिय बेटे पारस। लेकिन आगे लिखने का साहस उसमें नहीं था। हाथ रुक गए, आंखों में नमी भर आई और फिर आंसू कागज पर गिरने लगे। कुछ ही पलों में वो फूट फूट कर रोने लगा। अंकित, रीना और कविता ने उसकी तरफ देखा तो कविता घबराई हुई आवाज में बोली, अरे ये क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रहे हैं। लेकिन पारस का रोना रुक नहीं रहा था।
अंकित और रीना की आंखें भी भर आईं। वो समझ रहे थे कि पारस के अंदर क्या चल रहा है। वो बात जो कविता अब तक नहीं समझ पाई थी, उन दोनों ने काफी पहले महसूस कर ली थी। पारस ने गहरी सांस लेकर कहा, कविता, हमने पिताजी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे उनके साथ बिताया एक भी खुशी का पल याद नहीं आ रहा। अपने आखिरी वक्त में वो हमसे कितने नाराज होंगे, कितने तड़पे होंगे। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ये सुनकर कविता की आंखों से भी अनायास आंसू बह निकले। जो नमी उसने अपने अंदर कहीं दबा रखी थी और महसूस कर रही थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो झूठ अब टूट चुका था। तभी रीना ने धीरे से कहा, मुझसे अब और नहीं होगा, मैं जा रही हूँ नीचे। तो अंकित बोला, अरे रुको, फिर हमारा घर। तभी पारस ने बीच में ही टोका, उस घर पर तो हमारा हक हमने उसी दिन खो दिया था जब पिताजी का ध्यान रखने के बजाय हम अपने अहंकार और लापरवाही में जीने लगे थे। अंकित ने उसकी बात पर चुपचाप सहमति जताई। तभी पारस ने कहा, चलते हैं नीचे, अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों की सजा भुगतें। तो अंकित ने भी हामी भरी और चारों नीचे आ गए। राजेश जी ने उन्हें देखते ही कहा, अरे क्या हुआ, खत पूरा हो गया? पारस आगे बढ़ा और सारे पन्ने उनके हाथ में थमाते हुए बोला, अब और नहीं हो पाएगा। पिताजी के पास हमें याद करने के लिए सिर्फ बुरी यादें ही छोड़ दी थी हमने। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि ये भी भूल गए कि आज जो सुख सुविधा हमें मिली है उसके जिम्मेदार वही हैं। उन्होंने पूरी उम्र मेहनत करके अपनी दौलत हम पर लुटाई क्योंकि वो हमसे प्यार करते थे। बदले में उन्हें भी तो बस हमारा प्यार चाहिए था, लेकिन हमने उन्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। रीना और कविता की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि माँ बाप को बस हमारा साथ और सहारा चाहिए होता है, जो उनकी उम्र ढलने पर उनके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। तभी पारस ने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम एक भी पन्ना नहीं भर पाए। अब आप हमारा घर और दुकान ट्रस्ट को दे सकते हैं। हम जा रहे हैं। आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप न होते तो हम आज भी इस झूठे घमंड में जी रहे होते। चारों ने राजेश जी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भारी कदमों से घर से बाहर जाने लगे। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रुको। सब ठिठक कर पीछे मुड़े। तभी राजेश जी ने कहा, पता नहीं तुम्हारे अंदर ये गुण कहाँ से आ गए, पर इतना जरूर जान लो कि तुम्हारे पिताजी तुम दोनों जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं किया। उनका दिल बहुत बड़ा था। तुम्हारे पिताजी जानते थे कि एक दिन उनके बेटों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। कहते हुए राजेश जी ने अपनी जेब से एक दस्तावेज निकाला, उस पर अपने हस्ताक्षर करके मेज पर रख दिया और बोले, लो मेरी मंजूरी। अब तुम्हें तुम्हारा घर और दुकानें मिल जाएंगी। मैंने तुमसे जो भी करवाया वो कोई बदला लेने की परीक्षा नहीं थी। इसका असली मकसद था तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाना। और हाँ, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कभी नफरत नहीं की थी। वो तो बस जाते जाते तुम्हें एक सीख दे गए। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने तुमसे सिर्फ प्यार ही किया। उन्हें तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। इतना सुनते ही पारस और अंकित जैसे टूटकर बिखर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रीना और कविता भी फूट फूट कर रोने लगी। अब उनके पास वो सब था जिसके लिए वो पिछले 21 दिनों से भागदौड़ कर रहे थे, पर अब उस जमीन जायदाद का उनके लिए कोई मतलब नहीं रह गया था। अब उनके पास अपने पिताजी से कहने के लिए भी बहुत कुछ था, पर सुनने के लिए पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। अब उनके सामने सब कुछ होते हुए भी सिर्फ पछतावा और एक ना भरने वाला दर्द रह गया था। माता पिता के प्रति प्रेम, देखभाल और सम्मान अमूल्य हैं और इन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अपने माता पिता की जरूरत के समय उनकी उपेक्षा करना या उनके साथ गलत व्यवहार करना गहरा पछतावा और नुकसान का कारण बन सकता है, जिसकी भरपाई भौतिक संपत्ति नहीं कर सकती। आज की ये कहानी परिवार, विशेष रूप से बुजुर्ग माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के महत्व पर बल देती है और ये सिखाती है कि असली धन सार्थक रिश्तों और सहानुभूति में है, ना कि संपत्ति या धन में। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना व्यक्तिगत विकास की ओर ले जा सकता है, भले ही इसके लिए दुखद एहसास की कीमत चुकानी पड़े। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।